प्रवास प्रवास की परिभाषा दें तो प्रवास दिक् और काल के संदर्भ में जनसंख्या का पुनः वितरण है, या हम कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि प्रवास मनुष्य और संसाधनों के बीच बेहतर संतुलन प्राप्त करने की दिशा में किया गया स्वतः स्फूर्त प्रयास है। कैसा प्रयास? स्वतः स्फूर्त, जो व्यक्ति स्वयं करता है। भारत की जनगणना में प्रवास कब शामिल किया गया? भारत की जनगणना और प्रवास। भारत की जनगणना और प्रवास। भारत की जनगणना में प्रवास के संबंध में सूचना दर्ज की जाती है। प्रवास को 1881 की प्रथम जनगणना में ही स्थान दिया गया। भारत में 1881 की जनगणना में स्थान दिया गया और इन आंकड़ों को जन्म के स्थान के आधार पर दर्ज किया गया। 1961 की जनगणना में पहला संशोधन यह किया गया कि इसमें 2 घटक और जोड़ दिए गए, एक जन्म स्थान, गांव हो या नगर हो, और यदि अन्यत्र जन्मा हो, और दूसरा स्थान निवास की अवधि, कि कोई व्यक्ति किसी स्थान में कब से निवास कर रहा है। इसके बाद 1971 में पिछले निवास के स्थान और गणना के स्थान पर रुकने की अवधि के अतिरिक्त सूचना को भी शामिल किया गया। भारत की जनगणना में प्रवास की गणना 2 आधारों पर की जाती है। पहला है जन्म के स्थान के आधार पर और दूसरा है निवास के स्थान के आधार पर। प्रवास के प्रकार। प्रवास कितने प्रकार का होता है? सामान्यतः प्रवास को 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक है राष्ट्रीय प्रवास और दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। यदि व्यक्ति राष्ट्र के अंदर ही एक स्थान से दूसरे स्थान को जाता है, एक स्थान से बी स्थान की ओर जाता है, तो उसे हम राष्ट्रीय प्रवास कहते हैं। और व्यक्ति यदि एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में जाता है, एक स्थान से, एक देश से दूसरे स्थान में, दूसरे देश में जाता है, तो उसे हम अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहते हैं। प्रवास की धाराएं। प्रवास की धाराएं प्रवास की धाराएं जो हैं उसको 4 वर्गों में बांटा गया है। 4 क्षेत्रों, 4 उसमें बांट दिया गया है। पहला है ग्रामीण से ग्रामीण। जब व्यक्ति गांव से गांव को जाता है, एक गांव से दूसरे गांव में जाता है, तो यह उस धारा के अंतर्गत शामिल होता है, ग्रामीण से ग्रामीण की। दूसरा है ग्रामीण से नगरीय। जब व्यक्ति गांव को छोड़ के, जो उद्गम स्थान है उसका गांव है, वहां से गंतव्य स्थान नगर की ओर प्रवेश करता है, नगर पहुंचता है, तो वह उस धारा में शामिल होता है, ग्रामीण से नगरी। तीसरा है नगरी से नगरी। व्यक्ति ए नगर में रह रहा है, एक नगर में रह रहा है, और उसको छोड़ के अगर दूसरे नगर पहुंचता है तो वह है नगरी से नगरी प्रवास। और चौथा है नगरी से ग्रामीण प्रवास। की इस धारा में व्यक्ति नगर से ग्रामीण क्षेत्र की ओर प्रवास करता है। सामान्यतः इस क्षेत्र में प्रवास, इस धारा में प्रवास बहुत कम होता है। ग्रामीण से ग्रामीण प्रवास उस क्षेत्र में होता है जब महिलाओं में खास तौर पर अधिक होता है। यह उस समय होता है जब गांव में एक महिला की शादी दूसरे गांव में कर दी जाती है। ग्रामीण से नगरी प्रवास उस स्थिति में होता है जब व्यक्ति रोजगार के लिए या शिक्षा के लिए या अन्य कारणों से गांव से नगरों की ओर प्रवास करता है। इस धारा में मुख्यतः युवा लोग प्रवास करते हैं और यह रोजगार और काम धंधे की तलाश में प्रवास करते हैं। प्रवास में स्थानिक भिन्नता। प्रवास जो है सब जगह समान नहीं है, इसमें स्थान स्थान पर भिन्नता पाई जाती है। एक स्थान पर प्रवास अधिक हो रहा है, दूसरे स्थान में प्रवास कम हो रहा है। जैसे उदाहरण के लिए प्रवास में महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब, गुजरात,
और हरियाणा जैसे राज्य जो हैं ये बड़ी संख्या में प्रवासियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। क्यों आकर्षित करते हैं? क्योंकि इन राज्यों में व्यापक सुविधाएं हैं, बहुत अधिक सुविधाएं हैं, रोजगार के अवसर अधिक हैं, शिक्षा के क्षेत्र एक प्रकार के हब हैं। ये बड़ी संख्या में लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और अधिक अवसर प्रदान करते हैं कई क्षेत्रों में। महाराष्ट्र इस सूची में सर्वप्रथम स्थान में है। अगर हम प्रवासियों के संदर्भ में देखें तो प्रथम स्थान पर महाराष्ट्र राज्य है और इसके बाद दिल्ली, गुजरात और पंजाब आते हैं। इसके बाद महाराष्ट्र के बाद जो सूची है उस सूची में दिल्ली, गुजरात, पंजाब का स्थान है। अंतः राज्य प्रवास के भीतर होने वाला प्रवास है। दो प्रकार के प्रवास की बात की थी, एक अंतर्राज्यीय प्रवास, एक अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। अंतर्राज्यीय प्रवास क्या है? अगर राज्य के अंदर प्रवास होता है तो वह अंतर्राज्यीय प्रवास है। अगर एक राज्य से दूसरे राज्य को प्रवास होता है तो अंतर्राज्यीय प्रवास है। तो अंतर्राज्यीय प्रवास में राज्य के भीतर होने वाला प्रवास है और इस प्रवास में, अंतर्राज्यीय प्रवास के दौरान मुंबई में यानी महाराष्ट्र में सर्वाधिक प्रवासी आते हैं। यही कारण है कि मुंबई जो है अंतर्राज्यीय प्रवास के कारण सबसे अधिक प्रवासियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। प्रवास के कारक, प्रवास के जो कारक हैं वो मुख्यतः दो हैं। एक प्रतिकर्ष कारक, दूसरा अपकर्ष कारक। प्रतिकर्ष कारक वो कारक हैं जो बड़ी संख्या में लोगों को निवास स्थान या उद्गम स्थान छोड़ने के लिए बाध्य करते हैं। वह कारक जो लोगों को निवास स्थान या उद्गम स्थान छोड़ने के लिए बाध्य करते हैं प्रतिकर्ष कारक या पुश फैक्टर कहलाते हैं। जिन कारणों से व्यक्ति अपने निवास स्थान को या उद्गम स्थान को छोड़ने के लिए बाध्य होता है उस कारक को प्रतिकर्ष कारक कहते हैं। जैसे गांव से लोग नगर की ओर गरीबी के कारण, कृषि भूमि पर बहुत अधिक जनसंख्या का दबाव होने के कारण, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी के कारण, शिक्षा जैसी सुविधाओं की कमी के कारण, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी के कारण और भी बहुत सारे ऐसे अवसर हैं जो नगरों में अधिक हैं और ग्रामीण क्षेत्र में कम हैं। तो नगरीय क्षेत्र की ओर, ग्रामीण क्षेत्र से लोग बड़ी संख्या में पलायन कर रहे हैं, प्रवास कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे कारक भी हैं जैसे किसी स्थान पर बार बार बाढ़ आती है, सुरक्षा की कमी है, चक्रवात आ रहा है, तूफान आ रहा है, भूकंप आ रहा है, सुनामी आ रही है। ये सब वो कारक हैं, ये सब वो प्राकृतिक आपदाओं के अंतर्गत आ रहे हैं जो व्यक्ति को उद्गम स्थान छोड़ने के लिए बाध्य करते हैं। कोई भी व्यक्ति जिस स्थान में पैदा होता है, रहता है, उस स्थान को सामान्यतः छोड़ना पसंद नहीं करता, लेकिन वो कारण कुछ न कुछ जरूर हैं, वो कुछ कारक जरूर हैं जो उस स्थान को छोड़ने के लिए बाध्य करते हैं। उन सब कारकों को हम प्रतिकर्ष कारकों में शामिल करते हैं। दूसरा है अपकर्ष कारक। प्रतिकर्ष कारक वो हैं जो व्यक्ति को छोड़ने के लिए बाध्य कर रहे हैं, तो अपकर्ष कारक वो हैं जो व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। वह कारक जो लोगों को विभिन्न स्थानों से अपनी तरफ आकर्षित करते हैं अपकर्ष कारक या पुल फैक्टर कहलाते हैं। वो सारे वजह हैं, वो सारे कारण जिनके कारण व्यक्ति उद्गम स्थान को छोड़ के गंतव्य स्थान में पहुंचता है, वह सब अपकर्ष कारकों के अंतर्गत आते हैं। जैसे ग्रामीण क्षेत्र से लोग किस लिए पलायन कर रहे हैं, किस लिए प्रवास कर रहे हैं कि वहां पे सुविधाओं की कमी है। तो नगरीय क्षेत्र में या जिस जगह में व्यक्ति पहुंच रहा है उस जगह में उन सब चीजों की कमी नहीं है, रोजगार का अभाव नहीं है, रोजगार की सुविधाएं हैं, वहां पे स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधाएं हैं, वहां पे आर्थिक रूप से व्यक्ति के पास अधिक अवसर हैं। तो अधिक अवसर की तलाश में, स्वास्थ्य सेवाओं की तलाश में, शिक्षा की सुविधाओं की तलाश में व्यक्ति गंतव्य स्थान पर पहुंच रहा है ताकि उस स्थान पर जाके वो उससे लाभान्वित हो सके। प्रवास के कारणों में अंतर। प्रवास के जो कारण हैं वो स्त्रियों और पुरुषों दोनों के लिए अलग अलग हैं। सामान्यतः स्त्रियां जो हैं विवाह के कारण प्रवास करती हैं ग्रामीण क्षेत्र में खास तौर पे, और जबकि पुरुष रोजगार और काम की तलाश में प्रवास करते हैं। स्त्रियों में प्रवास का मुख्य कारण विवाह हो सकता है, प्रमुख कारण। वैसे तो कई कारण हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग हैं,
लेकिन प्रमुख कारण जो है स्त्रियों के लिए विवाह हो सकता है ग्रामीण क्षेत्रों में, और पुरुषों के लिए अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों से नगरों की ओर प्रवास करना या किसी भी दूसरी जगह प्रवास करने का बड़ा कारण कार्य धंधा रोजगार हो सकता है। केवल मेघालय ऐसा राज्य है जहां पे महिलाएं विवाह के उपरांत भी प्रवास नहीं करती। प्रवास के परिणाम। प्रवास के कारण किसी क्षेत्र में प्रवास होता क्यों है, ये बड़े विस्तार से बता दिया गया। तो प्रवास के कारण क्या परिणाम निकल के आते हैं, कौन कौन सी वजहें होती हैं, क्या क्या परिणाम होते हैं, वो देखें। प्रवास का कारण क्या है, किसी क्षेत्र में अवसरों का अभाव। अगर किसी क्षेत्र में अवसर कम होते हैं तो व्यक्ति उस क्षेत्र को छोड़ना पसंद करता है, भले वो वहाँ पे पैदा हुआ हो, भले उस क्षेत्र से वो मानसिक रूप से अपने लंबे समय तक रहने के कारण उस क्षेत्र से भले वो जुड़ा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी छोड़ता है उस जगह को। सामान्यतः छोड़ने के कई कारण हैं। जो सामान्य कारण है, लोग कम अवसर वाले क्षेत्र से अधिक अवसर वाले क्षेत्र की ओर जाना पसंद करते हैं। जहाँ ज़्यादा अवसर होते हैं, जहाँ ज़्यादा मौके होते हैं, उस जगह को लोग जाना पसंद करते हैं। कुछ और वजहें भी हैं, जैसे कम सुरक्षा वाले स्थान से अधिक सुरक्षा वाले स्थान की ओर जाने की मनुष्य में प्रवृत्ति होती है। प्रवास के कारण उद्गम क्षेत्र और गंतव्य क्षेत्र। उद्गम क्षेत्र उस क्षेत्र को कहते हैं जहाँ पर व्यक्ति का जन्म हो रहा है, जहाँ से व्यक्ति निकल रहा है किसी दूसरी जगह जाने के लिए, तो उद्गम क्षेत्र वह है जहाँ, और जो गंतव्य क्षेत्र उस क्षेत्र वो क्षेत्र है जहाँ व्यक्ति प्रवास करके पहुंच रहा है। तो उद्गम क्षेत्र हो चाहे गंतव्य क्षेत्र हो, दोनों ही क्षेत्रों को इससे लाभ भी होता है और साथ ही साथ हानि भी होती है। तो प्रवास के जो परिणाम हैं, जो उसके वजह से जो होने वाली चीजें हैं, वो निम्नलिखित हैं। जो परिणाम निकल के आ रहे हैं वो निम्नलिखित हैं। पहला जैसे आर्थिक परिणाम, दूसरा जनांकिकीय परिणाम, तीसरा सामाजिक परिणाम, चौथा पर्यावरणीय परिणाम, पांचवा अन्य परिणाम। तो पहला है जैसे आर्थिक परिणाम। अगर व्यक्ति किसी जगह पे जा रहा है, एक जगह से छोड़ के दूसरी जगह को, तो उसके क्या परिणाम होते हैं। प्रवास का कारण जैसे मैंने पहले बताया कि उसका बहुत बड़ा कारण है अर्थ। केवल व्यक्ति रोजगार के लिए जा रहा है, तो रोजगार मिल जाएगा तो क्या प्राप्त करेगा, अर्थ पैसा पैदा करेगा, पैसा मिलेगा उसको। तो इसलिए उसके क्या क्या परिणाम होता है। अगर व्यक्ति उद्गम क्षेत्र से गंतव्य क्षेत्र को जा रहा है, जैसे हमारे देश से बड़ी संख्या में लोग विदेशों को जाते हैं, तो वहां से क्या करते हैं, वो वहां से पैसा अपने देश को भेजते हैं। तो ये पैसा जो है देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर हम 2002 के आंकड़ों को देखें तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के द्वारा जो हमारे देश से दूसरे देशों को लोग गए थे, तो उन्होंने लगभग 110 खरब रुपए की हुंडियां हमारे देश को भेजी, यानी धन भेजा 110 खरब रुपए। ये जो पैसा था, ये देश के आर्थिक विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पंजाब है, हरियाणा है, तमिलनाडु है, ये केरल है, ये कुछ ऐसे राज्य हैं जहां से बड़ी संख्या में लोग प्रवास करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास करते हैं, दूसरे देशों में निवास या काम की तलाश में जाते हैं। तो वहां से बड़ी संख्या में वो पैसा भेजते हैं, जिससे देश को अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए पैसा मिलता है। इसी तरह ये तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवास की वजह से हुंडियां प्राप्त होती है। इसके अलावा जो हमारे राज्य में एक राज्य से दूसरी जगह राज्य को लोग प्रवास करते हैं, तो वो भी अपने घर को चलाने के लिए, जो घर में रहने वाले निवास करने वाले लोग हैं, चाहे उनकी पत्नी हो, चाहे उनके माँ बाप हो, चाहे बच्चे हों, उनके लिए धन भेजते हैं। और ये धन जो है उस राज्य के जो निवासी हैं उनके लिए एक प्रकार के रक्तदायक है। वो जैसे शरीर में रक्त होता है, उसी तरह यह भी काम करता है। ये जो हुंडियां हैं, ये जो पैसा है, ये जो धन है, ये उतनी बड़ी मात्रा में तो नहीं होता, लेकिन जो वहाँ रहने वाले निवासी हैं जिनके लिए पैसा भेजा जा रहा है, उनके भोजन, उनके ऋण के अदायगी के लिए, उनके उपचार के लिए, उनके विवाह के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए, या कृषि के क्षेत्र में जो भी उनको पैसे की ज़रूरतें होती हैं उनको पूरा करने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये ग्रामीण क्षेत्रों में जो वो क्षेत्र हैं, ये ग्रामीण क्षेत्र जिन्होंने हरित क्रांति में देश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन राज्यों से भी कई राज्यों के जो कृषि मजदूर हैं वहाँ जाके कार्य करते हैं और बड़ी मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में अपने घरों को पैसा भेजते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो इनके द्वारा जो पैसा भेजा जा रहा है, इसका एक दुष्परिणाम भी हुआ है।
कि ये जो नगरीय क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में तो पैसा भेजा जा रहा है, लेकिन अगर नगरीय क्षेत्रों में ये लोग पहुंच रहे हैं तो नगरीय क्षेत्रों में इन लोगों के पहुंचने के कारण नगरों में बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई है, ओवर क्राउडेड शहर हो गए हैं, जिससे वहाँ पर गंदी बस्तियाँ उनका निर्माण हो रहा है, स्लम्स पैदा हो रहे हैं, और जो इसका एक नकारात्मक परिणाम है। दूसरा है जनांकिकी परिणाम। प्रवास का जो प्रमुख कारण है, जो प्रमुख स्थिति है, इससे देश की जनसंख्या का पुनः वितरण होता है। ग्रामीण नगरीय प्रवास नगरों में जनसंख्या की वृद्धि में योगदान देने वाले महत्वपूर्ण कारणों में से है। ग्रामीण क्षेत्रों में से जो प्रवास हो रहा है, इस प्रवास से क्या हो रहा है, कुशल लोग हैं, जो दक्ष लोग हैं, ये बड़ी मात्रा में प्रवास करके नगरों में चले जा रहे हैं, जिससे ग्रामीण जनांकिकी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। उत्तरांचल, राजस्थान, मध्य प्रदेश से होने वाले प्रवास के कारण इन राज्यों की आयु लिंग संरचना बदल रही है, उस पर बड़ा प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, और ऐसे ही असंतुलन उन राज्यों में भी हो रहे हैं जहां ये प्रवासी पहुंच रहे हैं। तीसरा है सामाजिक परिणाम। सामाजिक परिणाम, समाज पे क्या असर पड़ रहा है प्रवास के कारण। जो प्रवासी लोग हैं ये समाज में परिवर्तन लाने वाले अभिकर्ता हैं, एक प्रकार के एजेंट हैं। जो नवीन प्रौद्योगिकी आती है, जो परिवार नियोजन है, जो बालिका शिक्षा है, ये जो नवीन विचार आए थे, इन विचारों को नगरों से गांवों तक पहुंचाने में प्रवासियों ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ साथ प्रवास का एक फायदा और हो रहा है कि जो विभिन्न संस्कृतियां हैं उनसे लोगों का आपस में इंटरेक्शन हो रहा है, अंतर्मिश्रण हो रहा है, जिससे लोगों का जो सोचने का जो दायरा है, मानसिक क्षितिज जो है, वो भी विस्तृत हो रहा है। लेकिन कभी कभी समाज में एक इसके नकारात्मक परिणाम ये भी आते हैं कि समाज में जो प्रवासी लोग हैं, अगर वो शहरों में पहुंच रहे हैं, अकेले रह रहे हैं, तो उनमें खिन्नता की भावना भी पैदा हो जाती है। कई बार अकेले एकांत में रहने के कारण एक प्रकार का उनमें निर्वात की स्थिति पैदा हो जाती है, सामाजिक निर्वात। जो खिन्नता की भावना या सामाजिक निर्वात की भावना उन्हें कभी कभी अपराध में या कभी कभी जो ड्रग्स लेने वाली जो सामाजिक बुराइयां हैं उनमें धकेल देती है, और ये लोग इस प्रकार के असामाजिक क्रियाओं में भी फंस सकते हैं जो प्रवासी लोग होते हैं, अगर इस तरह की स्थितियां होती हैं तो। पर्यावरणीय परिणाम, चौथा है पर्यावरणीय परिणाम। पर्यावरणीय परिणाम से मतलब है कि पर्यावरण पर प्रवास का किस प्रकार का असर पड़ रहा है। ग्रामीण से नगर प्रवास के कारण अगर गांव से लोग नगरों की ओर प्रवास कर रहे हैं तो वहाँ क्या हो रहा है कि शहरों में, नगरों में लोगों का बहुत अधिक संकुलन हो रहा है, बहुत सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं, जिससे नगर ओवर क्राउडेड हो गए हैं, जिससे नगरीय क्षेत्रों में सामाजिक और भौतिक संरचना जो भी है, जो वहाँ का समाज है, जो वहाँ की भौतिक संरचना है, जो वहाँ की मूलभूत अवसंरचना है, उस पर बहुत अधिक दबाव पड़ रहा है। इससे साथ साथ क्या हो रहा है, जो नगरीय बस्तियां हैं उनका विकास भी अनियोजित हो रहा है। अनियोजित विकास होने के कारण, क्योंकि लोगों के लिए सुविधाएं उतनी नहीं है जितना लोग शहरों में पहुंच गए हैं, तो शहर का अनियोजित विकास हो रहा है, जिससे वहाँ पर स्लम पैदा हो रहे हैं, गंदी बस्तियां पैदा हो रही हैं। इसके अलावा जब अधिक लोग हो गए हैं तो नगरीय क्षेत्रों में जल प्रदूषण हो रहा है, वायु प्रदूषण हो जा रहा है, वाहित मल और कचरा जो उसका निपटान बड़ा मुश्किल होता है, जो मल है उसका निपटान बड़ा मुश्किल हो रहा है, जिससे शहर में कुछ अलग तरह की समस्याएं पैदा हो रही हैं। इसके बाद एक परिणाम और है जिसे हम कहते हैं अन्य परिणाम। पांचवा है अन्य परिणाम। प्रवास के कारण एक समस्या और आ रही है, स्त्रियों के जीवन स्तर प्रत्यक्ष रूप से और परोक्ष रूप से दोनों तरह से प्रभावित हो रहा है। पुरुष नगर में प्रवास करने चले जा रहे हैं और पत्नियां गांव में रह जा रही हैं, जिससे क्या हो रहा है, पत्नियों पर या स्त्रियों पर अतिरिक्त दबाव पड़ रहा है। वो काम भी उनको करने पड़ रहे हैं जो काम पुरुषों के थे, जो काम पुरुष उनके साथ अगर रहते तो कर सकते थे, इसलिए उन पर अतिरिक्त शारीरिक दबाव पड़ रहा है, मानसिक दबाव पड़ रहा है। इसके अलावा शिक्षा और रोजगार की तलाश में स्त्रियां भी प्रवास कर रही हैं, जिससे उनकी स्वायत्तता जो है और अर्थव्यवस्था जो है उस पर तो फायदा हो रहा है, उनकी भूमिका वहां तो बढ़ रही है, लेकिन साथ ही साथ उनकी जो सुभेद्यता है वह बढ़ती चली जा रही है।
प्रवास की वजह से अगर प्रवासियों द्वारा भेजा गया धन जो है किसी राज्य में या किसी देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अगर निभा रहा है, उससे कुछ फायदा हो रहा है, उद्गम क्षेत्र को उसका फायदा हो रहा है, तो लेकिन साथ साथ उद्गम क्षेत्र को एक नुकसान भी हो रहा है कि जो कुशल श्रमिक था, जो योग्य श्रमिक था, जो योग्य व्यक्ति था, जो कार्यशील व्यक्ति था, उसकी कमी हो गई है उद्गम क्षेत्र में, जो वहाँ के लिए गंभीर नुकसान की स्थिति है, गंभीर लागत है वहाँ की। समाज में जो धनी देश हैं, विश्व में जो धनी देश हैं, वो बड़ी संख्या में जो कुशल व्यक्ति हैं, जो उच्च शिक्षित व्यक्ति हैं, उनकी भर्ती कर रहे हैं, उनको अपने देश में आकर्षित कर रहे हैं, जिससे कि वो और अधिक तरक्की कर रहे हैं और अधिक विकास कर पा रहे हैं। और जबकि उद्गम क्षेत्र के लोग कुशल श्रमिकों के कारण या योग्य व्यक्तियों के कारण या शिक्षित व्यक्तियों की कमी के कारण उनके वहाँ गरीबी और प्रबल होती जा रही है, दिन पर दिन बढ़ती जा रही है।